नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र सिंह। जो है मेरा सब्जेक्ट जियोलॉजी। मुझे प्रेजेंटेशन के रूप में टॉपिक एलिमेंट्स आइडिया ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फॉल्टिंग के बारे में मिला गया था, तो मैं इसी को आप लोग के बीच अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। तो जैसा मेरा टॉपिक था एलिमेंट्स आइडिया ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फॉल्टिंग, तो इसमें यानी क्या बोलते हैं, भ्रंश जाने से पहले यह जानना आवश्यक होगा कि भ्रंश क्या होता है। तो इसको डेफिनेशन के रूप में हम पढ़ सकते हैं, ए फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर ऑफ जोन ऑफ फ्रैक्चर्स टू ब्लॉक ऑफ रॉक faults allow the block to move relative to each other. This movement may occur rapidly in the form of an earthquake or may occur slowly in the form of creep. ये जो चट्टानें हैं जिसे हम सेल या रॉक कहते हैं, उसमें पाई जाने वाली एक दरार या फ्रैक्चर्स कह सकते हैं जिसके जिसके सापेक्ष जो सेल खंड या रॉक हैं जो आपस में एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित होते हैं, उसे हम भ्रंश या फॉल्ट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम भ्रंशन या फॉल्टिंग कहते हैं। ये जो दो ब्लॉक के मूवमेंट के जो गति हैं ये कभी कभी बहुत फास्ट होती हैं और इसके परिणाम स्वरूप यह भूकंप निर्मित होते हैं। जितने भी बड़े भूकंप हैं वह किसी न किसी प्रकार के फॉल्ट प्लेट के अलोंग ही आए हुए हैं, और सेल खंडों का जो विस्थापन है वो यदि धीमा होता है तो उसे हम क्रीप के नाम से जानते हैं। जैसे इस चित्र में आप लोग देखेंगे, ये फॉल्ट ड्रॉप का एक चित्र आपके लोग के लिए प्रदर्शित किया गया है। इसमें देखिए डार्क कलर की जो रॉक है, ये जो डार्क कलर की रॉक है, इनके बीच में जो तीर के निशान है इनके विस्थापन की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। और जिस लाइन के द्वारा विस्थापित हुआ है, ये जिस तल के द्वारा विस्थापित है, जैसे ये तल जो भी रहा होगा उसकी जो भी विस्थापित हुआ है, जिसके अलोंग सापेक्ष विस्थापन हुआ है, उसे हम भ्रंश तल या फॉल्ट प्लेन कहते हैं। अब आप अगले चित्र में देखेंगे एलिमेंट्स जो फॉल्ट के दर्शाया गया है। जब दो ब्लॉक एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित होते हैं किसी भी विवर्तनीय कल्चर के फलस्वरूप, तो नीचे वाले जो ब्लॉक होते हैं, जो नीचे वाले ब्लॉक हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डाउन थ्रो साइड। और ये जो ऊपर वाले ब्लॉक हैं इसे हम कहते हैं अप थ्रो साइड। जिसके सापेक्ष सेलखंड एक दूसरे के विस्थापित होती हैं या फॉल्ट प्लेन का ऊपरी हिस्सा हमेशा हैंगिंग वॉल कहलाता है। जो ये फॉल्ट प्लेन का ऊपर का हिस्सा है ना, इसे हम हैंगिंग वॉल कहते हैं, और नीचे के हिस्से को हम फुटवॉल के नाम से जानते हैं। और जिस तल के सापेक्ष जिस तल के सापेक्ष जितना खसकते हैं, जितना खसका हुआ फॉल्ट का हिस्सा है, उसे स्कॉर्प के नाम से हम जानते हैं। ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ जानना आवश्यक है। इसी के डेफिनेशन के रूप में यहाँ पे एलिमेंट्स जो भी हैं उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। अब अगला चित्र में आप देखेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? हिंदी में हम इसे प्रतिबल और विकृति कहते हैं। प्रतिबल का अर्थ होता है बल के विरुद्ध लगने वाला बल। इसका उदाहरण हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जब कोई चौक का टुकड़ा जिसे हम तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वह एकदम से नहीं टूटती है। हम उसे हल्का सा पकड़े रहते हैं, हम उस पर हल्का सा दाब आरोपित करेंगे तो वह चौक अपने पूर्व अवस्था में रहती है। जब हम अपना प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वह टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जब तक हमने उस पर हल्का बल लगाया हुआ था तो वह उसके अंतराणु में वह हमारे द्वारा बल लगाए हुए बाह्य बल का विरोध कर रहा था। जब हमने ज़्यादा बल लगा दिया तो उसके अंतराणु बल से या प्रतिबल से तो वह चौक टुकड़ों में विभक्त हो गया। इसे हम कहते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल, बल के विरुद्ध लगने वाला बल। और इस बल के कारण देखिए, पहले एक चौक निर्धारित आकृति की थी, उसके बाद वह टुकड़ों में विभक्त हो गई तथा उसकी आकृति में विरूपण हुआ। इसे हम कहते हैं स्ट्रेन। प्रतिबल के कारण यदि उसके शेप या उसके वैल्यू में अंतर आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विकृति या स्ट्रेन कहते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे होंगे, जो अनस्ट्रेस था जो शुरू में
तो इसे हमने क्या बोलते हैं विरुद्ध दिशा में खींचा, जैसे ये दोनों को हमने विरुद्ध दिशा में खींचा, इस सेल को हमने विरुद्ध दिशा में खींचा तो देखिए पतले आकार में परिवर्तित हो गया। इसे हमने दोनों ओर से संपीड़न बल लगाया, हमने इसे दोनों बल से संपीड़न बल लगाया, तो इसकी लंबाई में क्या बोलते हैं लंबाई इसकी बढ़ गई, जैसे दोनों दिशा में हमने बल लगाया तो, तथा हमने दोनों को विरूपण दिशा में बल लगाया, जैसे ये सेकंड वाले में आप देखिए उसको हमने दोनों को विरूपण दिशा में बल लगाया, तो देखिए उसका आकार अलग तरह का हो गया। तो इस तरह सेलों में मुख्य 4 प्रकार के बल आरोपित होते हैं। एक को हम कहते हैं संपीड़न का बल, जो एक दूसरे के विरुद्ध लगाए जाते हैं, जैसे ये एक दूसरे के विरुद्ध लगा हुआ, इसे हम संपीड़न का बल कहते हैं। और एक होता है तनाव का बल। ये जो तनाव का बल सेकंड वाले चित्र में आप देख रहे होंगे, ये होता है तनाव का बल, इसे हम कहते हैं ये जो एक दूसरे के विरुद्ध होता है। एक होता है शियर स्ट्रेस, जो एक दूसरे के विरुद्ध होता है, जैसे ये देख रहे होंगे ये एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध है। चट्टानों की क्या बोलते हैं। और चौथा होता है जिसे हम एठल का बल कहते हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करता है और चट्टानों के बीच में टूट जाती है। तो इस प्रकार के बलों से हम चट्टानों में सेलों में विरूपण होता है। अब डेफिनेशन के रूप में, जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेस के डेफिनेशन के रूप में आप देख सकते हैं, फोर्स एक्टिव पर यूनिट एरिया इन कॉल्ड स्ट्रेस, अमाउंट ऑफ deformation of object experiences after stress applied is called strain, which also depend upon temperature, pressure and mineral composition of rock. स्ट्रेन, ये जो विरूपण, ये जो विकृति होती हैं वह कुछ फैक्टर्स पर आधारित होती हैं या प्रभावित होती हैं। इसमें वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर और मिनरल कंपोजिशन प्रमुख फैक्टर्स के रूप में जाना जाता है। अब आप देखिए एक न्यू चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप देखेंगे स्ट्रेस इलिप्सॉइड। स्ट्रेस इलिप्सॉइड हिंदी में से कहते हैं प्रतिबल दीर्घवृत्तज, या जिसे हम इलिप्स के नाम से जानते हैं। इलिप्स और इलिप्सॉइड में क्या अंतर है? इलिप्स में अगर हम बात करें तो चौड़ाई होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेलों में पाए जाने वाले भ्रंशन की यांत्रिकी, तो सेलों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अर्थात त्रिविमीय फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। इलिप्स इलिप्सॉइड में परिवर्तन हो गया है, इसे स्ट्रेन इलिप्सॉइड कहते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे मेटामॉर्फिक रॉक दिखाई दे रही होगी, इसे जो कि 3 दिशाओं में बल कार्य करे। जो आपको मेटामॉर्फिक रॉक दिखाई दे रही है, इसमें 3 दिशाओं में, एक ये दिशा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 दिशाओं में क्या बोलते हैं काम कर रही है। जिसमें जो ऊपर वाला है, जो ये फर्स्ट वाला है, इसे क्या बोलते हैं सिग्मा 1 से हम दर्शाते हैं। इसे हम महत्तम मुख्य प्रतिबल अक्ष के नाम से जानते हैं। ये जो दूसरा होता है इसे हम कहते हैं मध्यवर्ती प्रतिबल अक्ष, इसे हम सिग्मा 2 से दर्शाते हैं। तथा तीसरा होता है न्यूनतम मुख्य प्रतिबल अक्ष, इसे हम सिग्मा 3 से दर्शाते हैं। इन्हीं तीनों एक्सिस की जो स्थिति है, यदि सिग्मा 1, ये जो सिग्मा 1 है, यदि यह वर्टिकल है, सिग्मा 1 जो है यह यदि वर्टिकल है, एक मिनट, वर्टिकल रहती है तो एक अलग भ्रंश निर्मित होगा, तथा सिग्मा 2 यदि वर्टिकल रहेगी तो एक अलग भ्रंश निर्मित होगा। यदि ये वर्टिकल होगी तो एक अलग तरह का भ्रंश निर्मित होगा। तथा क्या बोलते हैं सिग्मा 3 जो है वर्टिकल होगी तो एक दूसरे प्रकार का निर्मित होगा। इन्हीं को हम मैकेनिक्स ऑफ फॉल्टिंग के अंतर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रेस इलिप्सॉइड के बारे में देखा, तो हम आपको अगले चित्र में दिखाएंगे स्ट्रेन इलिप्सॉइड। स्ट्रेन इलिप्सॉइड उसमें जो पहले वाला इलिप्सॉइड था, उसमें जो सिग्मा 1 की दिशा थी वर्टिकल थी, ऊर्ध्वाधर थी, कुछ अलग था। देखिए सिग्मा 1 वह सिग्मा 2
तथा महत्तम मुख्य विकृति एच तथा मध्यवर्ती मुख्य विकृति एच। अब दोनों क्षैतिज हैं, हॉरिजॉन्टल हैं। आप देख रहे होंगे, देखिए ये क्षैतिज है तथा हॉरिजॉन्टल है, अर्थात जिसे हम S1 S2 S3 अर्थात स्ट्रेन 1 स्ट्रेन 2 स्ट्रेन 3 से दर्शाते हैं। अर्थात तीनों दिशाओं में जो भी विकृति होगा, जो भी कहते हैं विरूपण होगा, डेवलप ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन तथा विकृति के दौरान विकसित होता है, उसे दर्शाने का प्रयास इस चित्र में किया गया है। यदि हम मुख्य 3 प्रकार के फॉल्ट के यांत्रिकी को जान लें तो जो सभी भ्रंश के क्रियाविधि को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें पहले चित्र में आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे नॉर्मल फॉल्ट। इसमें पहले चित्र में आप देखेंगे जिसमें सिग्मा 1 है जो महत्तम मुख्य अक्ष, ये जो सिग्मा 1 है ये महत्तम मुख्य अक्ष है जो वर्टिकल है, तथा दूसरा आप देखेंगे सिग्मा 2 जो मध्यवर्ती है, और जो सिग्मा 3 है वह न्यूनतम है। ये दोनों क्षैतिज हैं। जब ऊपर से मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा, जो ऊपर से मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा, तो आप देखेंगे कि कोई चट्टान पहले उसका विरोध करेगी, फिर जब अधिक बल कर रहा हो तो वह उस दिशा में जाने का प्रयास करेगी जिस दिशा में उसका न्यूनतम विरोध करने वाला बल लग रहा हो। जैसे यहाँ पे न्यूनतम बल कौन सा है, सिग्मा 3, तो यहाँ पे न्यूनतम बल हमारा है सिग्मा 3। जब उस पर क्या बोलते हैं बल लगाया जाएगा, नीचे की ओर बल लगाया जाए, मतलब ऊपर सिग्मा 1 से बल लगाया जाएगा तो वह ऊपर ना जाकर क्या बोलते हैं न्यूनतम बल सिग्मा 3 की ओर जाएगी। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा कि रॉक जो है नीचे की ओर प्रतिस्थापित हो रही है। हैंगिंग वॉल जो ऊपर के फॉल्ट प्लेन के हैंगिंग वॉल कहते हैं। हैंगिंग वॉल जब नीचे की ओर जाती है तो उसे हम सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। उसके बाद आप अगले चित्र में देखेंगे, अगले चित्र में आप देखेंगे जो बीच वाले जो अगले चित्र में इसमें परिवर्तन हो गया है। जैसे महत्तम मुख्य अक्ष और न्यूनतम मुख्य अक्ष उसके स्थितियों में परिवर्तन हो गया है, जिसमें क्या बोलते हैं सिग्मा 1 ऊपर थी, अब क्या बोलते हैं मध्यवर्ती क्या बोलते हैं अब की बार जो महत्तम मुख्य अक्ष क्षैतिज, मध्यवर्ती अक्ष क्षैतिज है, और जो न्यूनतम अक्ष है वह क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर है, बाकी ये क्षैतिज दिशाओं में है। जैसा पहले वाले केस में था वैसा यहाँ पर भी हो। जो अधिकतम बल होगा वह क्या करेगा, चट्टानों को तोड़ने का प्रयास करेगा। अब चट्टान को खसकने के लिए 2 ही जगह मौजूद है, एक क्या बोलते हैं सिग्मा 2 की ओर जो क्या बोलते हैं मध्यवर्ती बल है, सबसे कम वाला बल जो है सिग्मा 3 जो है क्या बोलते हैं ऊपर की ओर। तो क्या बोलते हैं ये चट्टानें तोड़ के ऊपर की ओर जाएगी, अर्थात हमारे भ्रंश तल का ऊपर का हिस्सा है जो हैंगिंग वॉल है वह फुटबॉल की तुलना में ऊपर की ओर जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। उसके बाद नॉर्मल फॉल्ट तथा रिवर्स फॉल्ट एक दूसरे के तुलना में उल्टा ही होता है। जैसे नॉर्मल फॉल्ट में हैंगिंग वॉल क्या बोलते हैं फुटबॉल की तुलना में नीचे की ओर जाती है, तथा रिवर्स फॉल्ट में हैंगिंग वॉल फुटबॉल की तुलना में ऊपर की ओर जाती है। ये दोनों में ये मुख्य अंतर है। और तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेस स्लिप फॉल्ट है। इस केस में तीसरा केस में आप देख रहे होंगे, उसमें देखेंगे सिग्मा 2 जो है वह क्या बोलते हैं मध्यवर्ती मुख्य अक्ष है, जो है मध्यवर्ती मुख्य अक्ष है वह इस बार ऊर्ध्वाधर हो गई है, ये जो है ऊर्ध्वाधर हो गई है। और सिग्मा 1 तथा न्यूनतम और है सिग्मा 3 वह क्षैतिज है। तो पूर्व जो सिद्धांत था वह यहाँ भी लागू होगा। जब चट्टान तोड़ने का कोशिश करेगी तो वह चट्टान कहाँ जाएगी, सिग्मा 2 ऊपर की ओर नहीं जा सकती, ऊपर की ओर नहीं जा सकती। मध्यवर्ती बल उस बल का विरोध करेगा तो वह चट्टान किस तरफ जाने की कोशिश करेगी, वह सिग्मा 3 की ओर जो कि क्षैतिज है। तो चट्टानें जो हैं क्षैतिज दिशा में जाने की ओर मतलब कोशिश करेगी। इसे हम नतीलम सर्पण भ्रंश या स्ट्रिक्ट स्लिप फॉल्ट कहते हैं।
तो हमें सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 के अच्छे से समझ लेना चाहिए। यदि संक्षेप में आप देखें तो सिग्मा 1 ऊर्ध्वाधर होता है तो नॉर्मल भ्रंश बनता है। जब सिग्मा 3 ऊर्ध्वाधर होता है तो कहता है रिवर्स फॉल्ट बनता है। जब सिग्मा 2 ऊर्ध्वाधर होगा तो स्ट्रेक स्लिप फॉल्ट बनेगा। अब इस मैकेनिक्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं इम्पॉर्टेंट है जिसे हम यहाँ पे बताएंगे। जो है फर्स्ट है, फॉल्ट प्लेन मस्ट पास थॉट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेस। जो फॉल्ट प्लेन है या जो भ्रंश तल होता है वो भ्रंश तल जो मध्यवर्ती कहते हैं स्ट्रेस एक्सिस है उससे होकर गुजरता है। ना तो वो क्या बोलते हैं मैक्सिमम वाले से होकर गुजरता है, ना तो वह न्यूनतम वाले से होकर गुजरता है। फॉल्ट प्लेन हमेशा कहाँ मिलेगा? इंटरमीडिएट प्रिंसिपल एक्सिस से। और सेकेंड आप पढ़ेंगे, फॉल्ट प्लेन मस्ट एक्सेविट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। सेकेंड में आप देखेंगे जो मैक्सिमम स्ट्रेस वाला है जो सिग्मा 1 है जिसे हम कहते हैं उसमें भ्रंश तल हमेशा 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ हमको प्राप्त होगा। और जो तीसरा है डिस्प्लेसमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेस। जो भी विस्थापन होता है वो विस्थापन आपके जो मध्यवर्ती या जो इंटरमीडिएट स्ट्रेस एक्सिस है उससे वह हमेशा 90 डिग्री के कोण वाली दिशा में होता है, अधिकतम विस्थापन होगा। अब इस चित्र में देखिए हमने क्या बोलते हैं भ्रंश तथा नॉर्मल फॉल्ट दिखाने का प्रयास किया गया है इसमें। और ठीक उसके बगल में हमने फील्ड में जाकर उसे क्या बोलते हैं दर्शाने का कोशिश किया। तो नॉर्मल फॉल्ट में वह कैसा दिखाई देता है? जो इस प्रकार के दिखाई देता है जो नॉर्मल फॉल्ट है। ये आप देखिए हैंगिंग वॉल फुटबॉल की तुलना में नीचे की ओर जा रही है। जो हैंगिंग वॉल है फुटबॉल की तुलना में नीचे की ओर जाने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आप देखिए तीर का निशान में क्या बोलते हैं विरुद्ध जा रही है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि जो हमारी डाइवर्जन प्लेट होती है जिससे हम क्या बोलते हैं अपसारी प्लेट कहते हैं निर्मित होती हैं नॉर्मल प्लेट की कंडीशन में। और बगल में अब सेम देखेंगे नॉर्मल प्लेट फील्ड में हमने आपको दिखाया जो हैंगिंग वॉल है वह नीचे की ओर जाती है किसके फुटबॉल की तुलना में। तो नॉर्मल फॉल्ट में ये है। और दूसरा चित्र आप देखेंगे जो है क्या बोलते हैं ट्रस फॉल्ट या रिवर्स फॉल्ट। इसमें आप देखेंगे जो ट्रस फॉल्ट है क्या बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ये रिवर्स फॉल्ट में आप देखेंगे कि जो हैंगिंग वॉल है जो अपना हैंगिंग वॉल था क्या बोलते हैं फुटबॉल की तुलना में ऊपर की ओर जा रहा है, इसे रिवर्स फॉल्ट या ट्रस फॉल्ट कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ऊपर की ओर जा रहा है इसे हम ट्रस फॉल्ट या क्या बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। ठीक उसके बगल में आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं फॉल्ट क्या बोलते हैं फील्ड में दिखाया गया है जो फॉल्ट दिखाया गया है। तो आप देखेंगे जो फोल्डेड टाइप का स्ट्रेटा है जो भी फोल्डेड टाइप का स्ट्रेटा है वह हैंगिंग वॉल की है जो ऊपर की ओर विस्थापित होती हुई दिखाई दे रहा है। और थर्ड केस में आप देखेंगे आप यहाँ देखेंगे जो है स्ट्रिक स्लिप फॉल्ट। स्ट्रिक स्लिप फॉल्ट में प्रदर्शित किया हुआ है दिखाई दे रहा होगा। स्ट्रिक स्लिप फॉल्ट जैसा मैंने आप को बताया कि क्या होता है सिग्मा 1 भी क्षैतिज है तथा सिग्मा 3 भी क्षैतिज है। तो जो ब्लॉक मूवमेंट होगा वह ऊपर नीचे ना जाकर वह क्षैतिज दिशा में विस्थापित होगी। तो इसमें देखेंगे जो क्षैतिज दिशा में जाने की कोशिश किया है प्रतिदर्शित आपको बगल में उसके सेम आपको देखेंगे क्षैतिज दिशा में जाने का कोशिश किया गया है। तो यदि आप यदि आप क्या बोलते हैं नोट सेल में के रूप में आप देखेंगे तो जो नॉर्मल फॉल्ट है में जो स्ट्रेस है वह कहते हैं टेंशनल स्ट्रेस है या जो तनाव प्रतिबल है वो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है नॉर्मल फॉल्ट के बनने में। और जो ट्रस फॉल्ट है ये क्या बोलते हैं कंपोजिशनल स्ट्रेस या संपीड़न का प्रतिबल वो रिस्पॉन्सिबल होता है कहते होते हैं ट्रस फॉल्ट के निर्माण में। और जो तीसरा होता है स्ट्रेक स्लिप फॉल्ट
के केस में मूवमेंट ऑफ ब्लॉक पर कहते हैं पैरेलल टू स्ट्रेक होते हैं। ये नतीलंब की दिशा होती है, उस नतीलंब की दिशा में कहते पैरेलल जो ब्लॉक की दिशा मूवमेंट कहते मूवमेंट होगा तो हमेशा स्ट्रिक स्लिप फॉल्ट का निर्माण होगा। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को सभी को समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। अब और जैसे कोई भी और भी क्या बोलते हैं, आपको किसी के बारे में अगर अच्छे नहीं पता होगा तो कमेंट्स करेंगे, मैं उसे अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।